नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम बीजेपी के योद्धा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी ने जब से पहली लिस्ट जारी की है तब से हमारा यह प्रोग्राम लगातार चल रहा है। बीजेपी के जो योद्धा हैं वो किन किन सीटों पर उतारे गए हैं चुनावी रण में, हम उनके बारे में बता रहे हैं। साथ ही साथ जो लोकसभा चुनाव 2019 का हुआ था उनमें किस पार्टी की क्या स्थिति थी और साथ ही साथ 2014 के सापेक्ष किन पार्टियों को कम मत मिले थे या किन को ज्यादा मत मिले थे। साथ ही साथ हम जो प्रत्याशी हैं इनके सामने क्या चुनौतियां हैं इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं उनकी संख्या 80 है और 80 लोकसभा सीटों पर जो है पार्टियां अपने उम्मीदवार लोकसभा में खड़ी करेंगी। बीजेपी ने 51 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 80 में से 51 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। उन पर लगातार हम उनके उम्मीदवारों के बारे में, उनके राजनीतिक सफर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज जो हमने सीट लिया है उत्तर प्रदेश से वो है संभल लोकसभा सीट, उसके बाद अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। ये जो 4 लोकसभा सीटें हैं इन पर आज हम चर्चा करेंगे और सबसे पहली सीट है संभल की। तो संभल से जो है परमेश्वर लाल सैनी यहाँ पर बीजेपी ने इनको चुनाव मैदान में उतारा है। आइए इनके राजनीतिक सफर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर परमेश्वर लाल सैनी का सियासी सफर 2019 में संभल लोकसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़े। 2019 में संभल लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा में सैनी को मिले थे रिकॉर्ड तोड़ मत, जो 5वीं विधानसभा थी। इसलिए बीजेपी ने दोबारा इन पर भरोसा जताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यहाँ पर इनके सियासी सफर के बारे में। 2022 में बिलारी विधानसभा से भाजपा के टिकट पर ये चुनाव लड़े और हार गए थे। परमेश्वर लाल सैनी का सियासी सफर हम आपको दिखा रहे हैं। संभल लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं परमेश्वर लाल सैनी। आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन। 2010 से 2016 तक ये बसपा से एमएलसी रहे हैं। 2010 से 2016 तक ये एमएलसी रहे हैं लेकिन बसपा से रहे हैं। 2019 में संभल लोकसभा क्षेत्र से परमेश्वर लाल सैनी को हार मिली थी, आपको बता दें। और 2019 में संभल लोकसभा क्षेत्र की जो 5 विधानसभा में सैनी को रिकॉर्ड तोड़ मत मिले थे। बीजेपी ने इन्हें दोबारा इन पर भरोसा जताया है परमेश्वर लाल सैनी पर, और इन्हें 2022 में बिलारी विधानसभा से भाजपा के टिकट पर ये चुनाव लड़े लेकिन हार गए थे। तो अब हम आपको दिखाते हैं 2019 लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की क्या स्थिति रही है। इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की यह विधानसभा है। पाई चार्ट के माध्यम से यहाँ पर जो सपा है उसको 55.6% वोट मिले थे। बीजेपी को 40.83% वोट मिले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1.02% वोट मिले थे। अगर फुल स्क्रीन दिखाएं तो हम आपको बता सकते हैं कि यहाँ सपा विजयी हुई थी और सपा को 55.6% वोट मिले थे। शफीकुर रहमान बर्क जो यहाँ पर प्रत्याशी थे सपा से, ये जीते थे, सांसद बन करके गए थे। दूसरे स्थान पर बीजेपी थी और परमेश्वर लाल सैनी यहाँ पर चुनाव लड़े थे, दूसरे स्थान पर रहे थे। बीजेपी यहाँ पर दूसरे स्थान पर रही थी, इसे 40.83% वोट मिले थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मेजर जगतपाल सिंह चुनाव लड़े थे, इनको 1.02% वोट मिले थे। अब हम रुख करेंगे कॉलम चार्ट की ओर और कॉलम चार्ट के माध्यम से हम जानेंगे कि 14 के सापेक्ष 2019 में क्या स्थितियां रही। 2014 के सापेक्ष 2019 में क्या स्थितियां रहीं आज हम आपको बता रहे हैं। किसको ज्यादा प्रतिशत वोट मिले थे। सपा को 22.01% 2014 के सापेक्ष ज्यादा वोट मिले थे। बीजेपी को 6.03% ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन अगर जो बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो इसे आधा प्रतिशत वोट जो है 2014 के सापेक्ष कम मिला था वोट। अब हम अगर जो बात करें ये परसेंटेज की तो शफीकुर रहमान 22.01% वोट पाकर ज्यादा पाकर के 2014 के सापेक्ष ज्यादा इनको मिला सपा को वोट और ये विजयी रहे थे। कोने में प्रत्याशियों के नाम है, आप इनको आप देख सकते हैं। शफीकुर रहमान सपा से और बीजेपी से परमेश्वर लाल सैनी और आईएनसी से मेजर
जगतपाल सिंह यहां पर उम्मीदवार हैं। हमारे संवाददाता रामपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ के विश्वदेव राव जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले के विश्वदेव राव साहब, हम आपके पास आए और कुछ जरूरी विश्लेषण आपसे हो, इससे पहले हम अपने संवाददाता रामपाल यादव के पास जाएंगे। रामपाल सिंह यादव, रामपाल, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि शफीकुर रहमान बर्क यहां पर सपा से उम्मीदवार थे और वो विजयी हुए थे। क्या कंडीशन रहा होगा 2019 के लोकसभा चुनाव की? डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का टिकट। चलिए रामपाल, आपकी आवाज हम तक ठीक प्रकार से नहीं पहुंच पा रही है, तो हम आपके पास थोड़ी देर बाद आएंगे। हम रुख करेंगे के विश्वदेव राव जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपका रुख करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि ये जो 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े हैं, अगर जो इनको जातिगत रूप से देखा जाए, जातिगत आंकड़े अगर जो देखें, तो यहाँ पर करीब करीब 50% आबादी मुस्लिमों की है और 40% आबादी हिंदुओं की है। तो क्या ये यहाँ पर मुस्लिम वर्ग की आबादी ज्यादा थी, इसलिए जो बर्क साहब हैं, शफीकुर रहमान बर्क, इनको ज्यादा वोट मिले थे? बात इसमें यहाँ जोड़ना चाहूंगा मैं कि यहाँ पर ये समाजवादी पार्टी का गढ़ भी रहा है काफी दशकों से। तो उसका कारण ये है कि वहां पर जितनी विधानसभा सीटें भी हैं, उसमें से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हाथ एक ही सीट है, वो भी चंदौसे की। और उसके अलावा बाकी जितनी सीटें हैं वो सब समाजवादी पार्टी के विधायक ही हैं वहां से। और दूसरी बात, शफीकुर रहमान बर्क एक मुस्लिम चेहरा है समाजवादी पार्टी का, और वो कई वर्षों से जीतते आ रहे हैं, कई बार के सांसद हैं। और इसके अलावा अगर वहां पर देखें तो वहां पर रामगोपाल यादव भी चुनाव लड़ चुके हैं एक बार। उसके पहले ये शुरुआती दौर में ये जनता पार्टी की सीट थी 1977 की अगर बात करें, तो तब से सोशलिस्ट एक थोड़ा हो गया है। और आपने सही कहा, मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोट मिलता है। और इस बार भी कांग्रेस के साथ आने के बाद तो वहां एक मुश्त वोट पड़ेगा जो है। और दूसरा, संभल से शफीकुर रहमान बर्क साहब के भी हाल ही में निधन हुआ है, वो 93 साल के थे। तो उनके बेटों को उनके दो बेटों के बीच में अभी विवाद चल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन सीट उन्हीं के परिवार में किसी को मिलेगी समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो एक तरह से अगर जो शफीकुर रहमान बर्क के परिवार में टिकट जाता है, समाजवादी पार्टी का टिकट, और बीजेपी से परमेश्वर लाल सैनी को टिकट दे दिया गया है, यानी कि एक बार फिर रिपीट किया गया है परमेश्वर लाल सैनी को बीजेपी के द्वारा, तो क्या लगता है आपको कि किस आधार पर कहें कि इस बार जो है मत प्रतिशत इनका ज्यादा होगा और बीजेपी यहां पर बाजी मारेगी, या फिर सपा का ही मत प्रतिशत? कोई कंडीशन है क्या, कोई कंडीशन दिखता है परमेश्वर लाल सैनी के पक्ष में? देवेंद्र जी, एक कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि वहां पर सैनी वोटर काफी हैं, इस वजह से उनको दोबारा वोट दिया गया है। उनके जो सीट, वहां पर जितनी सीटें हैं उसमें से कम 2 सीटों पे, विधानसभा की 2 सीटों पे बहुत ज्यादा मत है सैनियों का। तो इसलिए उनके वोट परसेंटेज पिछली बार 2019 में भी देखे तो 4,80,000 वोट मिले थे, अच्छे खासे वोट थे, और वो हारे लेकिन मार्जिन ज्यादा थी। टोटल वोट करीबन 12.25 लाख वोट पड़े थे, उसमें से 6.5 लाख इनको मिले थे, शफीकुर रहमान बर्क को। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अब की बार अगर वोटर टर्नआउट ज्यादा हुआ तो उम्मीद कर सकते हैं सैनी साहब, वरना अगर वोटर टर्नआउट वही रहा जो पिछले कई वर्षों से रहा है, कई चुनावों में देखा गया है, तो शफीकुर रहमान बर्क के परिवार को ये सीट पुनः मिलेगी। नहीं तो और एक संवेदना का विषय किस आधार पे माने कि टर्नआउट होगा यहाँ पर? बीजेपी के को कहा जाता है कि बूथ लेवल की पार्टी है, अगर वो बूथ लेवल पे और कार्य करे और लोगों को उत्साहित करे, प्रोत्साहित करे कि वोट वो आके दें, तो मुझे लगता है कि थोड़ा जो मार्जिन है उसमें अच्छी टक्कर दे सकते हैं सैनी साहब। जी,
महिला जो मुस्लिम महिला वोटर्स हैं शायद रिझा पाने में इस सीट पर बीजेपी सफल नहीं हो पाई। क्या आपको नहीं लगता 2019 के चुनाव में अगर उन्हें भी रिझाया जा सके तो शायद बीजेपी के सैनी साहब यहां से निकल जाएं? नहीं देवेंद्र जी, ये बात नहीं है कि रिझा नहीं पाई, कोशिश तो बहुत हुई है और कई कार्य भी हुए हैं। संभल क्षेत्र में कई कार्य हुए हैं, हमने देखा भी। पिछले कई बार में देखा था कि संभल में ही शुरुआती दौर में कार्य जो मुख्यमंत्री के दौरे हुए थे, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल का दौरा करके भी आए थे। लेकिन वहां पर एक जो समस्या और भाजपा के सामने है, एक इमोशनल कार्ड इस समय चल रहा है इनके निधन के बाद, और वो पोलराइजेशन जो हो रहा है, पोलराइजेशन में वहां पर क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए वोट परसेंटाइल वहां अगर सैनी साहब अगर अपनी भाजपा के साथ मिलकर बढ़ा पाते हैं तो ही कुछ अंतर मिल पाएगा, वरना मुझे वहां कांटे की टक्कर जैसा तो नहीं लगता है फिलहाल में। वोटर टर्नआउट अगर राम मंदिर का मुद्दा वहां राम मंदिर का मुद्दा वहां क्या कुछ गुल खिला सकता है? किसके पक्ष में जा सकता है राम मंदिर का मुद्दा? देव जी, राम मंदिर का मुद्दा तो सब जगह प्रभावी है, ये तो हम सब जगह देख रहे हैं। एक मुश्त उसमें जो उत्साह जागृत हुआ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जितना कार्य किया है उन्होंने उस पूरे क्षेत्र में, चाहे संभल देख लीजिए, चाहे अमरोहा देख लीजिए, चाहे उसके अगल बगल की जितनी भी सीटें देख लीजिए, तो वहां पर मुख्यमंत्री ने खास तौर पे ध्यान दे के वहां पर कार्य करवाए हैं। और पिछले 6 साल के जो उनका टेन्योर रहा है उसमें उन्होंने पूरी कोशिश करी है कि वहां पर धार्मिक उन्माद जैसी कोई चीज ना हो, और बहुत हद तक वो वहां सफल भी हुए हैं। जी, हमारे संवाददाता रामपाल सिंह यादव हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। रामपाल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, हम एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे रामपाल जी, लेकिन अब हमें लग रहा है कि विश्वदेव राय जी, सवाल हम आपसे एक और लेना चाहेंगे। जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा है तो यहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, तो अगर मुस्लिम आबादी पोलराइज हुई तो सभा के पक्ष में जाएगी, तो यहाँ पोलराइजेशन करना मंदिर मुद्दा क्या बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है? नहीं देवेंद्र जी, देखिए बीजेपी अपने मुद्दों से बहकती नहीं है, वो अपने मुद्दों पे ही रहती है। ये हमने कई 2014 से लेके अब तक देखा है। और उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार जब आई है, जो इतिहास है कि जब पुनः सरकार नहीं आई दोबारा और वही सेम मुख्यमंत्री नहीं आए, उसके बाद ये स्थितियां हैं कि बीजेपी अपने मकसद से है और कभी पीछे नहीं हटेगी। वो पोलराइजेशन की बात अगर कह रहे हैं तो पोलराइजेशन तो वो हो ही रहा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी कम कर रही है, विपक्ष पार्टियां ज्यादा कर रही हैं। विपक्ष की पार्टियों में हम लोग पहले भी देवेंद्र जी चर्चा कर चुके हैं कि विपक्ष को क्या समझ में आ रहा है कि वो राम मंदिर मुद्दे को खुद उठा रही है कि हम मंदिर नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो एक मुद्दा बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के, उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, वो तो मंदिर दर्शन करके भी चले आए, तो जबकि वो इंडिया ब्लॉक के एक मजबूत पिलर है। तो ये सब सोचना चाहिए कि पोलराइजेशन ना हो तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए ठीक है, हमारे संवाददाता रामपाल सिंह यादव हमारे साथ पुनः जुड़ चुके हैं। रामपाल जी, क्या मुश्किलें आ सकती हैं परमेश्वर लाल सैनी के लिए? क्या वहां पर मुद्दे हैं उस लोकसभा सीट पर, क्या प्रभावी हो सकता है? जी चलिए, रामपाल जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हम अब अगली लोकसभा सीट की तरफ रुख करेंगे। तो अगली जो लोकसभा सीट है वो है अमरोहा, और अमरोहा से कंवर सिंह तंवर को यहां पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के रूप में उतारा है। आइए इनके राजनीतिक सफर के बारे में
हम जान लेते हैं अमरोहा सीट से प्रत्याशी हैं। 2014 में अमरोहा सीट से कंवर 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे 2014 में, और 1 सितंबर 2014 को अस्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए थे। ये आपको बताते कि सलाहकार समिति के, ग्रामीण विकास मंत्रालय के, राज्य पंचायती राज और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सदस्य रहे अस्थाई, जो इनको बताया गया आमंत्रित सदस्य। 1 सितंबर 2014 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सलाहकार समिति के सदस्य रहे हैं, और 1 सितंबर 2014 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी अस्थायी समिति के सदस्य रहे हैं। अब हम रुख करेंगे पाई चार्ट की ओर। 2019 में किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले थे, हम ये देख लेते हैं। अमरोहा लोकसभा सीट किन पार्टियों को कितने प्रतिशत वोट मिले। यहाँ पर बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर थी। कुंवर दानिश अली यहाँ पर प्रत्याशी थे, 52% वोट मिला है। बीजेपी को 47% वोट मिला है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1% वोट मिला है। अगर जो प्रत्याशियों की बात करें तो बीएसपी से कुंवर दानिश अली थे और बीजेपी से कमर सिंह तंवर थे, यानी कि बीजेपी ने इन्हें एक बार फिर रिपीट किया है। अगर जो कांग्रेस की बात करें तो सचिन चौधरी यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से। तो यहाँ पर बीएसपी नंबर 1 पर है। सपा जो है, अगर जो सपा की बात करें तो सपा कहीं अभी परिदृश्य में नहीं दिखती, जबकि यहाँ पर 2014 के लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर थी। तो ये पाई चार्ट है। अब हम आपको दिखाएंगे किन पार्टियों को कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ 2014 के प्रति उनके मतों में, या फिर नुकसान हुआ। तो कॉलम चार्ट हम आप दिखाना चाहेंगे। कॉलम चार्ट के माध्यम से हम अपने दर्शकों को ये बताएंगे कि 2014 के सापेक्ष 2019 में किस पार्टी को कितने प्रतिशत मतों का फायदा हुआ या नुकसान हुआ। किसको कितना फायदा, बीएसपी को 36.54% का फायदा हुआ है, वही बीजेपी के वोट में 2.26% का नुकसान भी देखा गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो पाई चार्ट, ये कॉलम चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें बीजेपी के मतों में 2014 के सापेक्ष नुकसान दिखता हुआ दिख रहा है, और यहाँ बीएसपी को 36.54% की मतों में वृद्धि दिख रही है। क्यों हुई है, कैसे हुई है, हम ये जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2014 में बीजेपी यहाँ पर विजयी हुई थी और बीएसपी यहाँ कैसे विजयी हो गई, इतने मतों का प्रतिशत कैसे आ गया, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। और क्या समीकरण हो सकते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में। अगर बीएसपी से देखें तो कुंवर दानिश अली यहाँ पर चुनाव मैदान में थे अमरोहा से, बीजेपी से कमर सिंह तंवर चुनाव मैदान में थे। तो हमने ये देखा। तो हमारे साथ जो है राजनीतिक विश्लेषक के विश्वदेव राव, जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम अमरोहा सीट के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि 2014 में बीजेपी यहां से विजयी हुई थी, कंवर सिंह तंवर ही विजयी हुए थे, लेकिन 2019 के चुनाव में कंवर सिंह तंवर को जो है इनके वोट प्रतिशत में मात्र 2.26% की गिरावट देखी गई है। लेकिन आपको बताएं कि बीएसपी यहां पर लांघती हुई पहुंची है, करीब करीब 36.54% वोट इसको ज्यादा मिला है, और उसके कारण यहां पर बसपा का प्रत्याशी विजयी हो गया है। उस समय की परिस्थितियां और कारण क्या रहा होगा, यहां पर राजनीतिक समीकरण क्या रहे कि कंवर सिंह तंवर पुनः यहां पर उतारे जाते हैं और हार गए, और पुनः बीजेपी इन पर विश्वास जता लेती है। चलिए जी देवेंद्र जी, यहाँ पर पिछली बार जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ लड़े थे। ये कुंवर दानिश अली फिलहाल में अभी की जो खबरें हैं उसमें इनको बसपा ने सस्पेंड कर दिया है। अब ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े हुए हैं फिलहाल में, और इनके यहाँ पर जो चुनावी रणनीति की स्थिति है, वहां यहाँ बसपा का अपना वोट बैंक है और समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक है, और बीजेपी का एक ज्यादा वोट बैंक यहाँ पर इसलिए है क्योंकि एक तो पहली चीज दिल्ली के पास है, और इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है गढ़ मुक्तेश्वर, जो भगवान गणेश को पूजा जाता है वहां पर, और गंगा किनारा पड़ता है इस पूरे क्षेत्र में, गंगा प्रवाह है उस तरफ। ये यहाँ पर हिंदुओं की संख्या भी बहुत अच्छी खासी है,
जो बीजेपी के पक्ष में वोट करने के इच्छुक रहती है। आप पिछली बार के आंकड़े भी देखेंगे तो मुश्किल से 60-70 हजार दोनों पार्टियां जब मिल गई थी, उसके बावजूद इनको 60-70 हजार रुपए वोट से ही हार मिली थी। यहाँ पर इस बार बसपा अपना कैंडिडेट लड़ा रही है और समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट कर रही है कांग्रेस साथ मिलके। तो यहाँ पर भाजपा की चांसेस ज्यादा हैं और यहाँ पर राम मंदिर मुद्दे और दिल्ली से सटे हुए होने के कारण काफी अहम बीजेपी के लिए हो जाएगी ये सीट। के कहने के अनुसार तो यहाँ पर 20% जो है मुस्लिम वोटर्स है, जो एक तरह से कहा जा सकता है कि सपा के साथ था, और साथ ही साथ दलित जो वोटर्स हैं वो तो बीएसपी के एक तरह से खांटी, अगर जो देहाती भाषा में ये कहें तो खांटी वोटर कहे जा सकते हैं। और अगर जो इन जो एकदम पक्के वोटर्स हैं, अगर जो हिंदी में इसे कहें बीएसपी के, तो ये दो मिले उसके बाद से यहां पर बीएसपी का विजय हुआ। आज जो आप कह रहे हैं कि 2024 की स्थिति कुछ अलग है, अगर सपा अलग है, बीएसपी अलग है, तो ये जो दलित वोटर्स हैं वो अलग हो गए, मुस्लिम वोटर्स वो अलग हो गए, तो फिर स्थितियां बीजेपी की यहां पर ज्यादा अच्छी दिख रही हैं। लेकिन फिर भी अगर जो देखा जाए तो यहां पर मुद्दे क्या हावी हो सकते हैं? यहाँ पर देखिए देवेंद्र जी, क्योंकि दिल्ली के से मुश्किल से 60 किलोमीटर दूरी रखता है ये पूरा क्षेत्र, तो यहाँ पर मुद्दे जैसे हम संभल की बात भी कर रहे थे, वो दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये दिल्ली से थोड़ा और पास है। और यहाँ पर जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, ये लोकसभा चुनाव जब होता है तो आमतौर पे देखा गया है वो एक नेशनलिस्ट अप्रोच करके वोटर वोट करने जाता है। विधायकी चुनाव में देखा गया है कि लोकल स्थानीय मुद्दों पे ज्यादा असर होता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो मुद्दों का देखने वाली बात है, कुंवर सिंह तंवर जो प्रत्याशी है भाजपा के, वो पिछली बार बहुत कम मार्जिन से हारे थे। 60,000 एक मार्जिन होती है, लेकिन 2 पार्टियां सामने लड़ी थी उनके ज्वाइन होके। तो इस बार वो मुद्दे कुंवर सिंह तंवर के राम मंदिर मुद्दा हो गया, या वहां के जो आप कहते हैं कि वहां का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फेवर करता है। लेकिन इस बार भी तो कांग्रेस और सपा में गठजोड़ है। अगर जो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में कुछ इंडी गठबंधन से यहाँ गठबंधन हो गया है, तो क्या इसका कुछ असर दिख सकता है? देवेंद्र जी, 1-1.25% मार्जिन वोट परसेंटाइल है कांग्रेस का, वो क्या फर्क कर देगा? यहाँ पर एक माहौल बनाने वाली बात है। माहौल जो बनाया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, वो यहाँ पर अभी तक कोई भी प्रत्याशी यहाँ रैली करने नहीं पहुंचे हैं। कोई बड़े नेता, राहुल गांधी भले ही भारत जोड़ो यात्रा में निकले हों, लेकिन इधर से नहीं निकले। तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, अभी उन्होंने चुनावी रथ चलाया नहीं है ठीक से, और उस तरफ आए नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा कि वहां माहौल कैसा बनता है। लेकिन फिलहाल की स्थितियां अगर देखें तो वहां क्योंकि बसपा अलग लड़ रही है, और हमने पिछले चुनाव में भी देखा है विधानसभा के कि कहीं ना कहीं दलित और अति पिछड़े वोटर का रुझान बसपा से हटके भाजपा की तरफ केंद्रित हो गया है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं गया है। ये फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा। तो ये सीट जो है अभी, अगर जो अभी की परिस्थितियों के अनुसार अगर जो देखा जाए, चाहे कोई भी प्रत्याशी उतरे, अगर जो वोटों का गणित देख लिया जाए पिछला, तो अभी जो है बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। आगे क्या होगा, कैसी परिस्थितियां बनेंगी, इस पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन अब जो हम अगली सीट लेने जा रहे हैं वो है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर की हम सीट लेने जा रहे हैं, और यहां से प्रत्याशी हैं डॉक्टर महेश शर्मा। आइए इनके राजनीतिक सफर के बारे में हम नजर डालते हैं। प्रत्याशी हैं महेश शर्मा, गौतम बुद्ध नगर से, लोकसभा सीट से ये प्रत्याशी हैं। 1987 से 1989 तक महेश शर्मा भारतीय मेडिकल एसोसिएशन के सचिव के पद पर रहे हैं। और आपको बता दें 2012 के विधानसभा चुनाव जीतकर यूपी के विधायक बने। इस पद पर वे 2014 तक रहे। आगे की बात, 2001 से 2003 तक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर रहे। ये इनका सियासी सफर है।
1 सितंबर 2014 से 9 नवंबर 2014 तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य रहे हैं और 2014 से 2016 तक संस्कृति मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्री ये बने 2014 से 2016 तक। सितंबर 2014 से सितंबर 2016 तक फूड मैनेजमेंट इन पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स 2016 में पर्यावरण वन एवं मौसम मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया इनको। तो ये महेश शर्मा का सियासी सफर 2016 से 2017 तक केंद्र में सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री रहे हैं, स्वतंत्र प्रभार में ये रहे हैं और 16वीं लोकसभा के चुनाव में डॉक्टर शर्मा ने सपा के नरेंद्र भाटी को हराया। तो अब हम रुख करेंगे 2019 लोकसभा चुनाव पर पाई चार्ट के माध्यम से दृष्टि डालेंगे और देखेंगे किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले। तो यहाँ पर बीजेपी, यहाँ पर देखिए बीजेपी 59.64% से पाकर के पहले नंबर पर, बीएसपी दूसरे नंबर पर 35.46% इनको वोट मिले और कांग्रेस यहाँ पर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, इनको 3.02% वोट मिले हैं। तो ये अगर जो कोने में थोड़ा सा नजर डाल लें तो बीजेपी से प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा, बीएसपी से सतवीर नागर और आईएनसी से डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह प्रत्याशी थे। आपको बता दें कि बीजेपी को 59.64% वोट मिले और ये डॉक्टर महेश शर्मा यहां से सांसद चुन करके गए। वहीं आपको बता दें बीएसपी दूसरे नंबर पर रही, 35.46% यहां पर इनको वोट मिले हैं। आपको बता दें कि अब हम आपको बताएंगे कि 2014 के सापेक्ष 2019 में किस पार्टी को मतों का नुकसान हुआ और किसको कितना फायदा हुआ। कॉलम चार्ट के माध्यम से, कॉलम चार्ट के माध्यम से हम दृष्टि डालेंगे। कॉलम चार्ट में साफ दिखा रहा है कि बीजेपी को यहां पर 9.64% की इसके मतों में वृद्धि हुई, वहीं बीएसपी के मतों में 18.93% की वृद्धि हुई और फिर भी वो दूसरे स्थान पर रही और आईएनसी 1.96, यानी कि तीनों जो पार्टियां हैं इनके मतों में वृद्धि हुई है, लेकिन बीएसपी दूसरे स्थान पर रही है और बीजेपी यहां से बाजी मार ली है। अब इसमें क्या स्थितियां होंगी आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में, कौन सी पार्टी आगे जाएगी या फिर किनके सामने क्या, इन डॉक्टर महेश शर्मा के सामने क्या चुनौतियां हो सकती हैं, ये हम आपको बताएंगे। हालांकि पहले इस बार भी बीजेपी ने यहां से इन्हें रिपीट किया है। तो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के विश्वदेव राव यहां पर जुड़े हुए हैं और के विश्वदेव राव, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि एक बार फिर यहां पर डॉक्टर महेश शर्मा को रिपीट किया गया है बीजेपी के द्वारा, क्या कहेंगे आप? जी राव साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राव साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए राव साहब हमें सुन नहीं पा रहे हैं तो एक बार फिर हम आपको बता दें और थोड़ी सी हम आपको बताएंगे कि यहां पर जो जातीय समीकरण है वो यहां पर क्या है। तो ठाकुर, ब्राह्मण और गुर्जर तय करते हैं इस सीट, मतलब ये ठाकुर, ब्राह्मण और गुर्जर जो यहां पर हैं इस लोकसभा सीट पर, जो गौतम बुद्ध नगर की सीट है, यहां पर ये सीट किसके खाते में जाएगी, ये तीन जातियां हैं, ठाकुर, ब्राह्मण और गुर्जर, ये तय करते हैं। ठाकुर करीब यहाँ पर 4.5 लाख के करीब हैं, ब्राह्मण 4 लाख के करीब हैं और मुस्लिम यहाँ पर 3.5 लाख के करीब हैं, गुर्जर करीब 4 लाख हैं। यानी कि देखिए ठाकुर, ब्राह्मण और अगर गुर्जर मिलाते हैं तो 12 लाख के करीब यहाँ पर समीकरण आ जाते हैं। तो हमारे साथ ये मैंने जातीय समीकरण यहाँ पर बताया हमारे संवाददाता प्रशांत राव और हमारे राजनीतिक विश्लेषक के विश्वदेव राव हमारे साथ दोनों जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम प्रशांत राव की तरफ रुख करेंगे। प्रशांत राव, हम आपसे जानना चाहेंगे कि गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा को एक बार फिर बीजेपी ने रिपीट किया है। जी बिल्कुल, देखिए देवेंद्र जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपने जो वर्तमान के सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा, उनके ऊपर विश्वास जताया है और उन्हें दूसरी बार यहाँ टिकट दिया है। और महेश शर्मा का जो राजनीतिक सफर है वो एक विधायक के रूप में भारतीय जनता पार्टी से शुरू हुआ था कि जिस लोकसभा क्षेत्र से यानी गौतम बुद्ध नगर से वो सांसद चुने गए थे
2019 में, तो ऐसे में उनके ऊपर जो फिर एक बार 2024 का विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें यहाँ टिकट दिया। मेन बात अगर देखी जाए, जिस तरीके से आप बता रहे थे जाति समीकरण, और यही जाति समीकरण है कि डॉक्टर महेश शर्मा को यहाँ जिताने का काम करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अगर संख्या देखी जाए तो यहाँ इस क्षेत्र में गुर्जर, ठाकुर, दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण मतों की संख्या है। 2009 में पहली बार यहाँ पर जो है सुरेंद्र नागर को जीत मिली थी, और इसके बाद पिछली बार अगर देखा जाए यहाँ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, और इसके साथ समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी थी, फिर भी यहाँ पर जो है सबसे महेश शर्मा के सामने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे सतीर नागर को हार का सामना करना पड़ा। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ देखा जाए कि सबसे ज्यादा जो यहाँ पर है कि यहाँ जो ठाकुर गुर्जर वोट है वो पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर यहाँ पर ब्राह्मण वोट बैंक है, और इसके साथ ही अन्य चाहे उसमें फिर जो वैश्य हो या अन्य ओबीसी हो वोट, वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ प्लस होता है। और साथ ही साथ यहाँ के अगर देखा जाए भाटी वोटों की संख्या देखी जाए, वह भी 2019 के चुनाव में यहाँ डॉक्टर महेश शर्मा को मिली थी, तो ये सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। और क्योंकि पश्चिम की जो आबादी रही है वहाँ मुस्लिम और हिंदुओं की जो संख्या है जो अनुपात देखा जाए वो कुछ ही कम और ज्यादा के प्रतिशत में रहता है, तो ऐसे में वहाँ दो धड़ों के हिसाब से वहां पर जो वोटिंग होती है और राजनीतिक समीकरण भी होते हैं, तो इसी आधार पर यहाँ पर महेश शर्मा को जीत मिली थी। और इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है और वो मंत्रिमंडल में भी हैं, तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर और खासकर क्योंकि गौतम बुद्ध नगर का जो विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे वो सड़कें हों, पार्क हों, और खासकर वो बस्तियां जहां पर सड़कें नहीं पहुंच पा रही थी, नालियां नहीं बन पा रही थी, कुछ गौतम बुद्ध नगर के ऐसे इलाके थे जहां पर शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, तो वहां पर डॉक्टर महेश शर्मा के कार्यकाल में उन चीजों को स्थापित किया गया है। और क्योंकि डॉक्टर महेश शर्मा लगातार गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में हमेशा वो सक्रिय रहे हैं, इस आधार पर उन्हें वहां पर टिकट दिया गया। हालांकि देखिए इस बार जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन अलग हो गया है, जिसमें आरएलडी अलग हो गई है, समाजवादी पार्टी वहां अपना प्रत्याशी उतारेगी, बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी, तो इस लिहाज से जो समीकरण बने उसमें भारतीय जनता पार्टी को डॉक्टर महेश शर्मा सबसे मोटी प्रत्याशी समझ में आ रहा है, क्योंकि वो एक जो है ब्राह्मण वोट बैंक भी उनके पास है, तो जिस जात से आते हैं उसके साथ गुर्जर वोट बैंक, वैश्य वोट बैंक, इसके साथ अदर ओबीसी भी उनको मिलेगा। इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में चुनाव की जीत के लिए डॉक्टर महेश शर्मा को सही और उपयुक्त समझा है। लेकिन फिर भी अगर बीएसपी यहाँ को प्रत्याशी उतारती, क्योंकि ये गौतम बुद्ध नगर जो इलाका है जो बीएसपी मायावती है उनका ये पैतृक इलाका है, कहा जाए कि इसी क्षेत्र से वो आती हैं, इसी जनपद में वो पैदा हुई हैं, तो ऐसे में बीएसपी का भी खासा प्रभाव देखा जाता है। इसलिए 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो तो यहाँ बीएसपी ने ये सीट ले रखी थी, तो ऐसे में बीएसपी अगर मजबूत प्रत्याशी उतारती है और समाजवादी पार्टी का भी कोई प्रत्याशी चुन जाता है तो थोड़ा बहुत महेश शर्मा को यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हाँ, रोजगार के मुद्दों को लेकर हो या यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर हो, उसमें थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को जरूर नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि रोजगार के जिस तरीके से वादे किए जा रहे थे वो उतना वहाँ लोगों को नहीं मिल पाया। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के द्वारा हो या ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के द्वारा इन्वेस्ट जुटाने का काम किया, उसके साथ कई कंपनियां खोलने का वादा किया गया है, लेकिन जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियों को वहां पर स्थापित होना चाहिए था, लोगों को रोजगार देना चाहिए था, तो अभी वहां तमाम चीजें हैं निर्माणाधीन हैं। उससे कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जनता में थोड़ी नाराजगी है केवल रोजगार को लेकर। हालांकि विकास को लेकर भले भारतीय जनता पार्टी ने जातहीन धर्महीन यहाँ बना दिया हो, सभी लोगों को उनकी उपयुक्त जो लोग हैं या जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए उन लाभार्थियों को पूरा लाभ दिया है। जी बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास। हमारे राजनीतिक विश्लेषक के विश्वदेव राव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जैसा कि इस गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर यह देखा जा रहा है कि जैसा कि अभी हमारे संवाददाता प्रशांत राव ने भी ये बात की कि ठाकुर, ब्राह्मण और गुर्जर यहाँ पर सीट किसके पाले में जाएगी ये तय करते हैं, लेकिन इनका रुख करने का आधार क्या होता है, बेस क्या होता है कि ये किस पार्टी की ओर रुख करेंगे? देखिए देवेंद्र जी, यहाँ पर कुछ चीजें देखने वाली है। यहाँ पर इस लोकसभा के अंदर 5 विधानसभाएं आती हैं। 5 विधानसभाएं पूरी देश दुनिया में फेमस है। पहली हो गई नोएडा, दूसरी जेवर, दादरी, सिकंदराबाद और खुर्जा। ये 2009 के पहले इस सीट को खुर्जा कहा जाता था, इस असेंबली, इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को। तो आप वहां पर खास तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो पूरा जो एनसीआर रीजन है उसके तहत
इस पूरी लोकसभा को डेवलपमेंट उनके तहत देखा है। जेवर एयरपोर्ट बनी रहा है, वहां पर बहुत जल्दी इतनी प्रगति हो चुकी है कि वहां के जितने किसान है और बाकी सब है उनको मुआवजे पूरी तरह मिल चुके हैं। बीच में पिछले 3-4 महीने से कुछ घटनाक्रम हो रहा था कि वहां नोएडा में किसानों का आंदोलन चल रहा था, लेकिन वो भी अब शांत हो गया है। वहां पर वो इंटरनल था, ये बड़ा वाला किसान आंदोलन नहीं देवेंद्र जी, इंटरनल नोएडा के अंदर जमीनों को मुआवजे को लेके आंदोलित थे किसान वहां के। इसके अलावा की अगर बात करें तो आरएलडी से के साथ आने के बाद, जैसे प्रशांत ने बहुत अच्छी बात कही कि वहां पर समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट अलग अलग होने के बाद वहां पर आरएलडी का बीजेपी के साथ मिलने से बीजेपी को के डॉक्टर महेश शर्मा को जीत और थोड़ी आसान हो गई है उनके लिए। ये देखने वाली बात होगी कि वहां से बसपा कैंडिडेट जो उतारती है, क्योंकि बसपा जो मायावती जी हैं बसपा की प्रमुख, उनका केंद्र बिंदु रहा है उनके शासनकाल में। नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे उन्होंने ही बनवाया था, लेकिन उसमें घोटालों की भी आंच आई थी, तो कहीं ना कहीं वो छूट गया है उनके किले से जी। तो उसको बीजेपी ने अपने किले में कर लिया जी। एक सवाल और हम आपसे करेंगे, वो ये कि यहाँ पर अगर जो देखा जाए तो दलित वोट 3.5 लाख के आसपास है, यानी कि दलित यहाँ पर इनकी आबादी वोटर्स नहीं, आबादी करीब 3.5 लाख के करीब है, और गौतम बुद्ध नगर है। तो यहाँ पर क्या बीजेपी ने एससी वोट में सेंधमारी करने की कुछ कोशिश की है या नहीं? अगर की है तो क्या? देवेंद्र जी, यहाँ पर जब से ये असेंबली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है तब से देखा गया है कि जो बीएसपी का वोटर है, जो विधानसभा में बीएसपी के लिए वोट करता है, लेकिन लोकसभा में देखा गया है वो बीजेपी की तरफ उसका झुकाव ज्यादा हो जाता है। और बसपा का कैंडिडेट वहां से इसलिए ज्यादा प्रभावी नहीं जीत पाता क्योंकि उसको बाकी लोगों के वोट नहीं मिल पाते हैं। बीजेपी हर तरफ से वोट लेने में सक्षम हो जाती है वहां पर। समाजवादी पार्टी ने नोएडा को इतना तिरस्कार किया था और उस पूरी बेल्ट को, इसीलिए गौतम बुद्ध नगर जो है प्रभावी तौर से वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में कभी वोट नहीं कर पाया है। ये बीजेपी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि बीजेपी में खास तौर पे मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री थे जिनके लिए कहा गया था कि मुख्यमंत्री रहते हुए आप नोएडा ना जाइए, और आप वो नोएडा गए भी और उसके बाद पुनः जीत के भी आए। उन्होंने एक मैसेज भी दिया कि भ्रम तोड़ रहा हूं मैं कि नोएडा ऐसी जगह नहीं है, और वहां पर डेवलपमेंट की बात जो अभी आई है, हम आपको ही मालूम है, हम लोगों का जो सेंटर है न्यूज चैनल्स का, वो भी वहीं पर है, नोएडा में ही है। और वो इस पूरे जो एरिया है गौतम बुद्ध नगर, उसका डेवलपमेंट काफी अच्छी तरह देखा जा रहा है मुख्यमंत्री द्वारा जी। तो बिल्कुल यहाँ से मिथक भी तोड़ा है मुख्यमंत्री ने। तो कुछ एससी वोटर्स में, यानी कि अगर जो लोकसभा चुनाव की अगर जो बात करें तो यहाँ पर जो एससी वोटर्स हैं, माफ कीजिएगा, तो एससी वोटर्स जो हैं वो उन पर सेंधमारी लोकसभा में वैसे ही हो जाती है लोकसभा की दृष्टि से, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से। अगर जो मुस्लिम की बात करें तो क्या ये वास्तव में हमेशा ही हम प्रशांत के पास जाना चाहेंगे। प्रशांत, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो वहाँ मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम वर्ग वहाँ क्या हमेशा ही सपा का ही साथ देता है, या कि जैसे कि अभी हमारे राव साहब ने बताया कि विधानसभा के चुनाव में कहीं और रुख कर लेता है और लोकसभा के चुनाव में कहीं और रुख कर लेता है, तो अगर वो रुख करता है तो किधर करता है? जी प्रशांत। राव जी ने कहा है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर यहाँ बात देखी जाए लोकसभा चुनाव को लेकर और विधानसभा की स्थितियां देखी जाए, तो विधानसभा में जिस तरीके से यहाँ पर जो वोट समाज पार्टी को मिल जाता है, लेकिन लोकसभा में वोट नहीं मिल पाता है। कारण यही है कि लोकसभा में लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति, और ऐसे में जो दल सत्ता में होता है उसे वोट
देने को लेकर जनता ज्यादा आतुर रहती है। और यहाँ अगर जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंकों की संख्या देखी जाए, करीब 3.5 लाख से ज्यादा यहाँ मुस्लिम है। और ये जो मुस्लिम वोट बैंक हमेशा सपा के साथ नहीं रहता है, बल्कि यहाँ बसपा के साथ भी मुस्लिम वोट बैंक रहा है। हालांकि उतना नहीं रहा, 2 भागों में बंटने के कारण जिस तरीके से 2019 में यहाँ पे मायावती ने जो अपना प्रत्याशी उतारा सुरेंद्र नागर, उनको जीत नहीं मिल पाई, रामवीर नागर को वहां पर जीत नहीं मिल पाई। उसका कारण यही था क्योंकि यहाँ पर जो है मुस्लिम 2 भागों में बटा उसका, और इसमें जबकि अगर 3.5 लाख अगर मुस्लिम की बात की जाए, 3.5 लाख में दलित की बात की जाए, तो कुल मिलाकर 7 लाख वोट हो जाता है। उसके साथ ही 3 लाख अन्य वोटर भी हैं। ये गारज जो है मायावती 2019 में लगाया था, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई है। क्योंकि यहाँ जो है अगर देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मजबूती इसीलिए मिल जाती है क्योंकि यहाँ 84% जो आबादी है वो हिंदुओं की है। तो इस वजह से यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में लड़ती है। और कारण यह भी है कि अब की बार अगर देखा जाए तो 2.5 लाख नए वोटर हैं, ये भी तय करेंगे कि इनकी लोकसभा क्षेत्र का कौन सा प्रत्याशी जीतकर लोकसभा में जाएगा। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। और अगर यहाँ पर गुर्जर वोटों की बात की जाए, ये करीब 4.5 लाख है, और ब्राह्मण वोटों की अगर बात की जाए तो 4 लाख। तो ये आंकड़ा भी बड़ा होता है कि 8.5 लाख, यानी कि बीएसपी का जो गणित पिछली बार का 7 लाख का था, तो यही भारतीय जनता पार्टी का 8.5 1.5 लाख का आंकड़ा था। इस बार भी क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है। ठीक है प्रशांत राव, हम बातचीत करेंगे अब अगली लोकसभा का, क्योंकि समय जो है हमने उत्तर प्रदेश के 4 लोकसभा सीटों के बारे में बीजेपी के जो महायोद्धा हैं जहां पर उतारा गया है चुनावी रण में, उनके बारे में हमने चर्चा की। उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं इसके बारे में भी हमने चर्चा की। कहां की सीट यहां पर खिसकती हुई देखी जा सकती है और कहां जो है आसानी से जीत भी मिल सकती है, इसका भी आकलन हमने अपने राजनीतिक विश्लेषक के माध्यम से किया। तो फिलहाल बीजेपी के योद्धा में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।